गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम आज की वीडियो में भी वही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आ रखे हैं एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सबको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट एक एग्जैक्ट आंसर जो आपको सीबीएसई वाले या एक एग्जामिनर मांगता है, एग्जैक्ट आंसर आपको वही लिखना होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ वीडियो को स्टॉप करिए, क्वेश्चन को साथ साथ लिखिए जिससे आपको और अच्छे से तैयारी हो जाए एंड अपना आंसर मैच करिए कि यस मैंने कौन सा पॉइंट नहीं लिखा अपने जो मैं आंसर आपको लिख बताऊँगी उसके साथ। तो सबसे पहले है जो क्वेश्चन घ का है, बाकी क ख का आप सोचेंगे क ख का कहाँ गया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो आपके दूसरे सिलेबस से है, दूसरे चैप्टर से है और सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं दिया गया। अट नहीं रही है कविता में प्रकृति में परिवर्तन के जो दृश्य कवि को मंत्रमुग्ध कर दे रहे हैं, यानी कवि है उसे जो दृश्य उसने देखे उसे वो मंत्रमुग्ध एकदम माया में चला गया। उनका वर्ण अपने शब्दों में आपको बताना है, यानी साफ सीधा इसमें बताया गया है कि आपको इस पोएम में जो जो सुंदरता प्रकृति में परिवर्तन वगैरह दिखाए हैं वो आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ से, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ छाई सुंदरता को देखकर कवि का मन अभिभूत हो गया है। फाल्गुन मास में प्रकृति नव पल्लव पुष्पों से सुशोभित होती है। हरियाली का वातावरण अनुपम हृदय की सृष्टि कर रहा है। कवि इस सौंदर्य से अपनी दृष्टि हटा पाने में असमर्थ है। वह इस सौंदर्य को निरंतर निहारता जा रहा है, क्योंकि फाल्गुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूल एवं पल्लवों से लद गए हैं। शीतल मन सुगंधित पवने सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है बट आपका आंसर सेम नहीं होगा इसमें। फाल्गुन की सुंदरता में ऐसा अलग और अनोखा क्या है कि कवि की आंखें उससे हट ही नहीं रही। अट नहीं रही कविता के आधार पर लिखिए। तो आप लिखेंगे, अट नहीं रही कविता के कवि निराला जी सहृदय, यानी हृदय के साथ होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया, यानी उसके बारे में बताया है। वसंत ऋतु का जो आगमन है हिंदू के फाल्गुन महीने में होता है। फाल्गुन में प्रकृति में सर्वत्र सुंदरता का व्यापक हो गई है। फाल्गुन का मौसम अत्यंत मनमोहक होता है और आप लिखेंगे आगे, इसलिए कवि जो है वो कहते हैं कि जिधर भी देख रहा है वह हर सब और फाल्गुन की सुंदरता ही दिखाई पड़ रही है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर देती है, इसलिए कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। आपने ऐसे लास्ट में एंडिंग में हट नहीं रही है तो ये थोड़ी टोन बनाती है, तो ऐसे एंडिंग करनी होती है तो आपको और अच्छा लगता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस में नहीं है, मानवे करना की दिव्य चमक चैप्टर से है, ये भी उसी चैप्टर से, तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना। थर्ड हमें करना है, नवाब साहब ने खीरा खाने का जो कारण बताया क्या वह सही था, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर, लखनवी अंदाज व्यंग पाठ में व्यंग है, ये आपको पता है। पाठ में नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और अत्यंत सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। अपने नवाबी अंदाज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनके अनुसार नवाबी अंदाज में खीरे को इसी तरह खाया जाता है, परंतु वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख खीरे जैसी मामूली सी चीज़ को खाना उनके नवाबी सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। यानी अगर वो किसी नॉर्मल या इंसान के सामने खीरा खाएंगे तो उनकी जो नवाबी आदत है, वो नवाबी सम्मान है, वो घट जाएगा उनके ख्याल से। उनका ऐसा करना उनके अहंकारी स्वभाव और आडंबर दिखावे का परिचायक है। ऐसा किया जाना सर्वथा अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, लेखक की तुलना में नवाब साहब अधिक शिष्ट और सभ्य थे। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। सभ्य यानी पैसों वाला। तो आप लिखेंगे, लखनवी अंदाज व्यंग पाठ में लेखक ने नवाब साहब की वास्तविकता को अनदेखा करके बनावटी जीवन जीने के विचार पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सभ्य और शिष्ट कहा है। वास्तव में तो नवाब साहब सिर्फ दिखावे प्रिय और वह नकली मनुष्य हैं। उन्हें शिष्ट व सभ्य नहीं कहा जा सकता।
आज के समय में ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं जिसमें लोग आडंबर और दिखावे के लिए किसी भी हद तक चल जाते हैं। इस कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। केवल गंध के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। ऐसे लोग अपनी शान को बचाने के लिए केवल दिखावा करते हैं तथा अवास्तविक जीवन जीते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो उसमें आपको 25 से 30 शब्दों में हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। उत्साह कविता के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ से आंसर करेंगे। इस कविता में जो है वो कवि ने बादलों को एक अर्थ में चित्रित किया है। बादलों को जहाँ एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया गया, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुरित विध्वंस, विलप और क्रांति चेतना को संभव करने वाले। कविता में कई स्थानों पर रूपक, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद निराला के काव्य की विशेषता रही है, अतः इस कविता की रचना भी मुक्त छंद में ही की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निराला यानी उत्साह पाठ से दे रहा है। उत्साह पोएम में आपके उत्साह दे रहा है। निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के क्या संदेश दिए, तर्क संगत आपको उत्तर देना है। एंड आगे आप देखिए जो 3rd and 4th क्वेश्चन है वो कन्यादान से, तो आपको ये करने ही नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हम आंसर करेंगे इसका। कवि ने बादल से सिर्फ रिमझिम फुहारे या बरसाने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजना करने के लिए भी कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह और क्रांति का प्रतीक है और वो लाना चाहते हैं लोगों के जीवन में कि क्रांति आए और वो कुछ नया करने की चेष्टा रखें। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन क्रांति का आह्वान किया, यानी उसे बुलावा दिया है। कवि बादल के माध्यम से नई कविता रचने वाले कवियों का आह्वान करते हैं कि वह भी बादल के गरज के समान विलप कार्य स्वर में क्रांति चेतना युक्त काव्य पर सृजन करें। यह सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। बादलों का गरजना समाज में विद्रोह तथा नए बदलाव की ओर संकेत करता है। समाज को बदलने के लिए विध्वंस की आवश्यकता होती है। बादलों को बरसना इतनी विध्वंस तथा नवीनता का प्रतीक है। नेक्स्ट जो 3rd क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, वो हम कर लेते हैं। पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के बाद भी उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ज़रूर है ये आपका, ये आपको लिखना है। तो पिता खाना खिला देते थे पर उसके बाद माँ भी खिलाती थी। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर करना है। तो आप यहाँ से करेंगे। भोलानाथ अपने पिताजी के साथ बैठकर खाना खाता था। जब उसका खाना हो चुका होता था तब माँ उसे दोबारा अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुरुष बच्चों को खाना जो है वो खिलाना नहीं जानते और माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। माँ को ऐसा लगता था कि भोलानाथ का पेट नहीं भरा है, इसलिए वह अपने हाथ से भोलानाथ को बनावटी चिड़ियों का कोर बनाकर तरह तरह के प्रलोभन देकर खाना खिलाती थी। जब भोलानाथ सारा खाना खा लेता था तब उसकी माँ का मन संतुष्ट होता था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हम सभी नदियों और पर्वतों के ऋणी हैं। कैसे? यानी ऋणी हैं, यानी हम उनके कर्जदार हैं। कैसे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो आप लिखेंगे बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। प्रकृति ने बर्फ के रूप में जल संचय की व्यवस्था की है। हर साल ये बर्फ गिरती है, फिर धीरे धीरे पिघलकर नदियों के रूप में बहती है। पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी ही हमें पर्वतों से मिल रहा है। इस प्रकार प्रकृति जल जमा करती है। प्रकृति की अद्भुत जल व्यवस्था जीवन का आधार है। उसी जल तथा नदियों से मानव जीवन चलता है, अतः ये नदियाँ मानव के लिए वरदान स्वरूप है और हम सदा इन नदियों के ऋणी रहेंगे। अब तीसरा जो प्रश्न है वो आपका चैप्टर आ ही नहीं रहा, इसलिए हम इसका आंसर भी डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपकी जो वीडियो है कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।